नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज का लीगल वीडियो का ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की का सेक्शन 23, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बात करता है इंटरिम रिलीफ की एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स की। दोस्तों, इस धारा के अंतर्गत स्विफ्ट और इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर पीड़िता को दिलाई जाती है। जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम है उसे तुरंत रिलीफ कैसे दिलाई जाए, उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों इस एक्ट का। कह सकते कि इस एक्ट में ये तुरंत रिलीफ दिलाए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसे शॉर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही सेक्शन 23 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चूँकि ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे, इसीलिए हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे आप इस एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा समझ सकें। तो दोस्तों, ये जो एक्ट है 2005 में बनके तैयार हुआ था और ये जो लागू हुआ था केम इन फोर्स ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो गया था पूरे देश में। दोस्तों, भारत में ये पहला ऐसा कानून था जो सभी महिलाओं पे, जो चाहे वो पत्नी हो, डॉटर हो, मदर हो, सिस्टर इन लॉ हो, या वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप, चाहे जो महिलाएं हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, यदि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, ये इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप आप जानते हैं, घर परिवार ससुराल में रह रही हैं, तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आती है। पति पत्नी के रिलेशनशिप पे ये सब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आती है। तो दोस्तों, यदि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हैं जो भी ये महिलाएं मैंने बताई, उनके अगेंस्ट यदि कोई एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कमिट होता है, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन बताई गई है। तमाम मेंटली, चाहे हरासमेंट हो, फिज़िकली हरासमेंट हो, सेक्सुअल एब्यूज़ हो, तो तमाम तरह की बातें बताई गई हैं इसमें डेफिनेशन में, इस एक्ट के अंतर्गत। तो बहुत ही विस्तृत यहाँ पर परिभाषा दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस की। तो दोस्तों, ये 2006 में लागू हुआ। भारत में पहला ऐसा कानून था, इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो इस तरह की सभी महिलाओं को, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो, महिलाएं हो जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो, ठीक है, नंद हो, जेठानी हो, इस तरीके से सभी महिलाओं के लिए जो भी जिन पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो इसके अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और रिलीफ प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, ये जब एक्ट आया, क्योंकि इसके अंतर्गत तमाम तरह की रिलीफ दी गई है। रिलीफ कौन सी दी गई है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो भी जिस महिला के साथ जो विक्टिम है उसके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कर रहा है, जैसे कि पिता अपनी बेटी पे कर रहा है, तो पिता को यहाँ पर ये प्रोहिबिट किया जाएगा कि वो बच्ची के स्कूल ना जाए, उससे किसी भी तरीके से मिलने का संपर्क ना करे। इसी तरीके से वो पत्नी पे कर रहा है तो पत्नी को जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा। अब दूसरी रेमेडी जो महत्वपूर्ण है, रेजिडेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 19, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा दोस्तों न्यूज़ों में कि कई बहुओं को यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि 2 लाख रुपए लेके आओ, 4 लाख रुपए लेके आओ या गाड़ी लेके आओ, तब आपको घर में घुसने देंगे। तो इस तरीके से उसके रेजिडेंस को सुनिश्चित करने के लिए उसे यहाँ पर रिलीफ दिलाई जा सकती है। यदि घर में, यहाँ ससुराल में या घर में भी, यहाँ बेटी के ऊपर हो रही है तो उसके घर में या ससुराल में, यहाँ भी उसके अगेंस्ट ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कमिट हो रहा है, वहाँ पर जैसे कि 4-5 कमरे हैं घर में, तो उसके लिए 1 या 2 कमरा सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि वो यहाँ पर रहे। कोई भी उसके यहाँ पर जो वो रह रही है
उसके रेजिडेंस में कोई भी विध्वंस यहाँ डिस्टरबेंस ना क्रिएट किया जाए, उस क्षेत्र में ना जाया जाए। इस तरीके की जो भी कंडीशन ज़रूरी है, रेसिडेंस ऑर्डर तो दिया जाएगा कि आपको एक कमरा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, आप अपने ससुराल में आपका जो पीछे का कमरा यहाँ आप रहती थी वो कमरा आपको दे दिया जाता है। और इस तरीके से और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके साथ की कोई डिस्टरबेंस ना करे, तो वो ऑर्डर भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 20। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब होता है तो तमाम परेशानियों से महिला को गुजरना पड़ता है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, यदि उसे मेंटली या फिज़िकली कोई इंजरी हुई है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। और कई तरीके के यहाँ पर उसे रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 के अंतर्गत दिलाई जाती है। मेंटेनेंस भी इसके अंतर्गत दिलाया जा सकता है। फोर्थ है कस्टडी ऑर्डर अंडर सेक्शन 21। तो उसमें बच्ची की कस्टडी के बारे में बताया गया है कि जो पीड़िता को बच्चे की कस्टडी दिलाई जाएगी और पिता को किस तरीके से मिलना है नहीं मिलना है वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो बच्चों की कस्टडी के संबंध में ये सेक्शन 21 बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ये रेमेडी है। और लास्ट जो 5th रेमेडी है कंपनसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 22। तो कंपनसेशन ऑर्डर इसके अंतर्गत जो भी उसे क्षति हुई है, जो भी उसका नुकसान हुआ है, अभी से जितना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ, उसका हरासमेंट हुआ, उसे जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। तो इस तरीके से कंपनसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 22 के अंतर्गत दिलाया जाता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण ये रिलीफ हैं, ये इस एक्ट के अंतर्गत दिलाई जाती हैं। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। दोस्तों इस एक्ट को जब ये एक्ट बन के तैयार हुआ तो इस एक्ट को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई और कहा गया कि ये जो रिलीफ्स हैं जो इस एक्ट में बताया गया कि केवल महिलाएं ही जा सकती हैं, ये महिलाएं जा सकती हैं, पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस यदि उसके अगेंस्ट हो रहा है वो नहीं शिकायत कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14 आप जानते ही हैं, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, ऑफ हिज बर्थ प्लेस। तो जो भी ग्राउंड्स बताए गए आर्टिकल 15 में उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21 है जो पुरुषों का भी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये अधिकार महिला पुरुष सभी के लिए हैं। तो ये विभेदकारी एक्ट है, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, इसको हटाया जाए। इस तरीके की यहाँ पर चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट्स ने ये नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15 जो बात कर रहा है कि जाति, लिंग भेद, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसी आर्टिकल के 15(3) में ये कहा गया है कि स्टेट राज्य जो है वो ऐसा विशेष प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 15(3) स्टेट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो आर्टिकल जो 15 जो बात कर रहा है कि इन ग्राउंड्स पे भेद नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि आर्टिकल 15(3) में ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, इस तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इट इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है। दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं, जो समाज में पुरुषों की स्थिति है वो अलग है, महिलाओं की स्थिति अलग है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उन्हें इस तरीके के एक्ट के माध्यम से रिलीफ दिलाई जा सकती है। इट इज़ टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस ऐसी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सेक्शन 23 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, जो बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 23। इसके अंतर्गत भी यही रिलीफ दिलाई जाती है, इनमें से कोई भी रिलीफ दिलाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन इसमें स्विफ्ट एंड इमीडिएट रिलीफ दिलाई जाती है, बिल्कुल तुरंत, ठीक है। पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। तो इसके अंतर्गत इंटरिम
इंटरिम रिलीफ दिलाई जाती है, और कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर के माध्यम से भी इंटरिम रिलीफ दिलाई जा सकती है। दोस्तों हम देख लेते हैं, इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट में पास सच इंटरिम ऑर्डर एज ही डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर। तो जो भी उसे न्याय संगत और उचित लगता है कि यहाँ पर तुरंत इंटरिम यहाँ पर कोई रिलीफ दिलाई जाए, इंटरिम मेंटेनेंस हो गया, रेसिडेंस ऑर्डर हो गया, जो हमने रिलीफ बताई गई, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, इस तरीका या कस्टडी के संबंध में हो गया, तो वो यहाँ पर ये सेक्शन 23 के अंतर्गत तुरंत ये एज अ मिसलेनियस एप्लीकेशन में ये रिलीफ ये आपको दिलाई जा सकती है। तो दोस्तों होता भी यही है कोर्ट में, जब 12 DB का सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल की जाती है, उसमें तमाम रिलीफ मांगी जाती हैं। तो कंप्लेंट फाइल करने के जैसे ही कोर्ट में अगली डेट पड़ती है, तो इस धारा के अंतर्गत सेक्शन 23 के अंतर्गत आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और इस धारा के अंतर्गत रिलीफ की मांग कर सकते हैं। पहले ये जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड होगी, तभी प्रोसीडिंग आगे चलती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है। और इस सेक्शन 23 का जो सबसेक्शन 2 है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है एक्स पार्टी ऑर्डर्स की, यानी कि रिस्पोंडेंट को बिना सुने ही, सबसेक्शन फर्स्ट में तो सुन लिया जाएगा, उसे दूसरी पक्ष को भी सुना जाएगा, तब ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सबसेक्शन 2 है जो सेक्शन 23 का, उसके अंतर्गत रिस्पोंडेंट को सुनने तक की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रेमा फेसाई ये कोर्ट को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट यहाँ पर महिला के अगेंस्ट हो रहा है, जो पीड़िता है उसके अगेंस्ट यहाँ पर लगातार डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो रहा है, ये हो रहा है या हुआ है या होने की भविष्य में संभावना है, ऐसी परिस्थिति है, प्रेमा फेसाई में प्रथम दृष्टया मतलब जैसे ही आप उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको देखते हैं, इन्फॉर्मेशन में कोई वीडियो हो सकती है, मेडिकल हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें देख के आपको पहले ही आपके दिमाग में आता है कि इसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है। ऐसा प्रेमा फेसाई यदि दर्शित होता है तो पहले यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर यहाँ पर पारित किया जा सकता है। और जो भी हमने रिलीफ बताई, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर की, मॉनेटरी रिलीफ की, कस्टडी ऑर्डर अंडर सेक्शन 21, कंपनसेशन ऑर्डर की, तो वो तुरंत यहाँ पर दिलाए जा सकते हैं। दोस्तों सबसेक्शन 2 को मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्रेमा फेसाई डिस्क्लोजेज दैट रिस्पोंडेंट इज कमिटिंग, जो रेस्पोंडेंट है, जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, वो लगातार कोई ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कर रहा है और हैज़ कमिटेड, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया है, और दैट देयर इज़ लाइकलीहुड दैट द रिस्पोंडेंट में कमिट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और ऐसी पूरी संभावना है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ पर कारित कर सकता है, तो कोर्ट यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर के अंतर्गत रिलीफ दिला सकती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पर पीड़िता को एक एफिडेविट साथ में देना पड़ेगा, जो इसके पीछे जो इस एक्ट में जो ये एक्ट है मेरे हाथ में, तो इसके पीछे यहाँ पर प्रोफॉर्मा दिए गए हैं। तो प्रोफार्मा दिए गए हैं। तो फॉर्म नंबर 3 में यहाँ पर आपको यदि रिलीफ चाहिए तो यहाँ पर लिखा गया है एफिडेविट अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये जो एफिडेविट यहाँ पर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको देना है और आप एक्स पार्टी ऑर्डर की रिलीफ आप कोर्ट से मांग सकते हैं, मजिस्ट्रेट से मांग सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको तुरंत रिलीफ दिलाई जा सकती है। कोई एक मुश्त एक साथ आपको कोई यहाँ पर लिटिगेशन फीस यहाँ पर जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं वो दिलाए जा सकते हैं, मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। आपको घर से निकाल दिया है तो रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो प्रोटेक्शन के लिए जो भी ज़रूरी आदेश है वो पारित किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आपको तुरंत यहाँ पर स्विफ्ट एंड इमीडिएट रिलीफ का प्रावधान है सेक्शन 23। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।